This child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आजकल मैसेजिंग भी शुरू हो गई हुई यार, इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं और तुम्हें पता है मैं एक पॉलिटिकल दानिशवर पाया गया हूँ। होगा क्या मतलब? अजीजा मैंने आपको दाद दी है। ओहो, ये तुम अब बदल रही हो। ये ओहो ये वाला नहीं तुमने कहा, उस वक्त तुमने कहा ओहो। सारी दुनिया को तुम छछो की मासी कहते हो, खुद क्या हो तुम? मैं छिछो का मासड़ हूँ। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो नहीं मुझे करने दे रहे। अच्छा करें आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल मैसेजिंग शुरू हो गई है। कोई कह रहा है जी कि ये नून लीग जो है उसकी मकबूलियत बहुत आगे है। किसी सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आगे निकल गई है। कोई कह रहा है जी कि नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो उसने फिर जरा योर पकड़ लिया, स्टैंड हो गई है। किस सर्वे के मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे? किसी सर्वे के मुताबिक नहीं। मेरा मतलब है पहले से तो अच्छी हो गई है ना, या चलो पीपल्स पार्टी ने खुद ही सर्वे करवा लिया हो। तो खुद सर्वे करवाया हो तो उसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी की मकबूलियत आगे हो, वरना जो 2-3 इस वक्त कंट्रोवर्शियल है जिनमें एक सर्वे वो भी शामिल कर लिया जाए तो पीपल्स पार्टी किसी सर्वे के तहत आगे नहीं। तो ये जो ज़िमनी इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी जीती है हजारों वोटों से, वो श्रीलंका में हुए हैं। तुम अगर उन हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन जहां पे हुए हैं, तुम 2 या 3 दिन पहले इंतखाबात से ये सर्वे करवा के देख लेते किसी क्रेडिबल फर्म से, तो नतायज यही निकलते जो सामने आए कि उन हलकों में पीपल्स पार्टी मजबूत थी। जी, मैं तो इन पब्लिक ओपिनियन सर्वेस का बहुत ज्यादा फर्म बिलीवर हूं। अच्छा सर, आजकल जो सर्वे सामने आए हैं उसमें क्या रिजल्ट दे रहा है वो? भाई जो 2-4 माह पहले सामने आया था वो IRI का था, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल फर्म है। उसके तहत तो तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सर्वे है वो गैलप पाकिस्तान का है। अच्छा। ये ज़हन में रखें कि गैलप पाकिस्तान का गैलप इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक नहीं है। गैलप पाकिस्तान का जो सर्वे सामने आया है उसमें तहरीक इंसाफ पर नून लीग को बरतरी हासिल है, इसलिए जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो IRI को और प्यू के सर्वे को कोट कर रहे हैं, और जो नून लीग वाले हैं वो गैलप को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल है। नहीं, ये तो गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नून लीग ऊपर है। IRI जो है कंपनी, ये कोई इंटरनेशनल कंपनी, ये इंटरनेशनल कंपनी है और उसने 2008 के इंतखाबात में जो प्रेडिक्शन दी थी, प्रेडिक्शन नहीं जो सर्वे किया था, वो 99% ठीक साबित हुआ था। अच्छा, तो ये अब ये जो लास्ट सर्वे है ये गैलप पाकिस्तान, ये गैलप पाकिस्तान का है जिसमें उसमें नून लीग हासिल है। दुनिया भर में रायमा के जायजे जांचने वाली जितनी भी फर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल हैं, उनके सर्वेस को बहुत ज्यादा हतमी तस्वुर किया जाता है। अच्छा। बल्कि ये कहा जाता है कि 90% दुरुस्त साबित होते हैं। और अगर यूरोप या अमेरिका की तारीख उठा के देखो तो कमो बेश मेरा ख्याल है कि 20-25 बरस पहले कोई एक मिसाल मिलती है जो बिल्कुल उलट साबित हुआ था। जब ट्रूमैन जीता था उस वक्त रायमा के जायजा ये गैलप इंटरनेशनल समेत ये बता रहे थे कि ट्रूमैन हार रहा है, लेकिन ट्रूमैन जीत गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक तुम देख लो जितने भी जो क्रेडिबल फर्म्स हैं उनके जायजे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। यार किसी इंटरनेशनल कंपनी या मेरा ख्याल है कि अमेरिकन कंपनी से ये सर्वे तो कराओ कि लोग मुझे वाकई दानिशवर समझते हैं कि हमें बेवकूफी समझते हैं। यार इस काम के लिए किसी फर्म को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मैं थोड़ी देर के लिए उठ के चला जाता हूँ, तुम नाजिया से पूछ लो। हाँ, मैं चली जाती हूँ तो आप जुनैद साहब से पूछ लें। तो या मैं ही चला जाता हूँ, आप एक दूसरे से ही पूछ लें। तो उठ के चले जाओ, फिर सही जवाब मिलेगा। यार हाथ दो भैया, मैं तुम्हें नहीं, मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। यार पूरी दुनिया तुम्हें दानिशमंद मानती है, लेकिन इंतजार इस बात का कर रही है कि तुम दानिश की बात करोगे कब। ये अब पता नहीं मेरे तारीफ में जाता है या बेइज्जती में जाता है। नहीं नहीं, आपकी तारीफ में, हर बात आपकी तारीफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं फील किसी वक्त है मैं तुम्हें ये बात बता रहा था, आज सी समझ लो। मैं
कहता हूँ कि नहीं लोग समझते। इसमें 2-3 बातें बहुत अहम होती हैं। एक तो ये कि जिस फर्म का रेफरेंस दिया जा रहा है सर्वे करने वाली, वो किस कदर क्रेडिबल है। दुनिया में 3-4 फर्म्स के जो सर्वे हैं बहुत ज्यादा काबिल एतमाद समझे जाते हैं। दूसरा ये कि सवाल क्या पूछा गया। हमारे यहाँ ये होता है कि सवाल गंदम जवाब चना, सवाल कुछ पूछा जाता है उसका जवाब ये दे दिया जाता है कि जनाब मकबूलियत में इजाफा, मकबूलियत में कमी। ऐसा नहीं होता, ये देखा जाना चाहिए। खुद आप जो जिस फर्म ने वो सर्वे किया है उसकी आप वेबसाइट पे चले जाए, वहां पर सवाल भी लिखा होगा और दीगर जो लवाजमात हैं जो उसके रिजल्ट को समझने के लिए अजहद जरूरी होते हैं कि सैंपल क्या था, सैंपल साइज क्या था, कितने लोगों से पूछा गया। अब ये जो IRI का सर्वे है इसमें लगभग 3,500-4 हजार लोगों से 2008 में पूछा गया था। अब उसका सैंपल साइज 5,500 लोगों से ये सवाल किया गया। नहीं तो यानी 5,500 लोगों से पूछ के आप 18 करोड़ आवाम की आवाज जो है वो सुना देते। बिल्कुल, यही साइंस है भाई। और यार जाने तो खुदा का वास्ता, 5,500 बंदे ने तो वोट नहीं देना। नहीं, 5,500 बंदे से तो काउंसलर नहीं बनता। नहीं, जो सैंपल साइज लिया जाता है इंतहाई साइंसी बुनियादों पे लिया जाता है। अब 18 करोड़ लोगों से पूछना तो मुमकिन नहीं होता। और किस बात की ये इतनी जो महंगी फर्म है किस बात के पैसे लेती हैं? इसमें हजारों लोगों से सवाल जरूर किए जाते हैं। सैंपल साइज बहुत, मतलब अगर अमेरिका में ये सैंपलिंग की जाएगी तो 1,600 लोगों से पूछ के बता दिया जाएगा ओबामा साहब जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में ये सैंपलिंग की जाएगी तो कम से कम 3,500 लोगों से पूछना पड़ेगा। अब 3,500 का ये मतलब नहीं है कि 3,500 तुम फौरी तौर पर ये एतराज कर दो कि ये 18 करोड़ को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि राय जांचने के लिए जो सैंपलिंग की जाती है वो इंतहाई साइंसी बुनियादों पे की जाती है। दही इलाकों को, शहरी इलाकों को, मर्दों को, बच्चों को, खवातीन को, सबको अलग अलग किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। यही वजह है कि यही साइंस तरक्की कर गई है। जो आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक बुनियादों पे की जाती है, दही इलाकों को, दूधी इलाकों को, लस्सी इलाकों को, आप फिर जनाब इलेक्शन पे करोड़ों रुपये ना खर्च किया करें। आप यही 3-4 हजार बंदे से साइंटिफिक बुनियादों से पूछ के तो इलेक्शन। अच्छा, मेरी बात सुनो। पिछले तुम कम से कम 15-20 वर्षों से किसी मुल्क की सियासत इलेक्शन से पहले ये इन 3-4 फर्म्स के उठा के देख लो सर्वेस। अगर वही नतीजा नहीं है जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है या जो उन्होंने फाइंड आउट किया है तो फिर तुम मेरी बात पर एतराज करो। चलो अब जो गैलप सर्वे का लास्ट जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि नून लीग सबसे ऊपर। हाँ, एक सर्वे के तहत नून लीग आ गए और दूसरे के तहत तहरीक इंसाफ आ गए। लेकिन फिर वही बात कि इस बात को समझने की जरूरत है कि किस फर्म की क्रेडिबिलिटी कैसी है और दूसरी बात ये कि सवाल क्या पूछा गया है। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि अगर ये कहा जा रहा है कि फलां लीडर या फलां जमात की मकबूलियत ज्यादा है तो क्या वो कौमी असेंबली की सीटों में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है या नहीं? ये बड़ा अहम सवाल है कि कितनी फर्म क्रेडिबल है। इस तरह के रायमा के जायजे जो कई अपनी तरफ से खुद साख्ता भी शाया कर दिए जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2008 में जब काफ लीग जब इसका सर्वे सामने आया था IRI का कि काफ लीग बुरी तरह हार रही है और पीपल्स पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेके जा रही है, तो काफ लीग ने इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले एक नामालूम बेनाम सर्वे जारी करवा दिया था और एक अमेरिकी कंपनी के तहत काफ लीग को बर्तरी हासिल है। और अखबारात में फोन किए गए कि जनाब आप ये सर्वे शाया करा दें। तो एक अखबार के न्यूज एडिटर ने जवाबी फोन किया कि सरकार जो आपने टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताई हैं वो तो ज्यादा है, जो आपने जमा की हैं सीटें वो तो कुल जितनी कौमी असेंबली की सीटें उससे ज्यादा हो रही हैं। तो जवाब ये दिया गया कि आप किसी और जमात की कम कर दें, काफ लीग की कम ना करें। उसने कहा जी काफ लीग की पहले ही बहुत ज्यादा है। शाबाश। यानी इस तरह के मजाया सर्वे भी छप जाते हैं। ये तो क्रेडिबिलिटी देखने की जरूरत है। तो अभी मैच पड़ा हुआ है नून लीग में और तहरीक इंसाफ में। जाहिर है, यानी कि तुम जो 98 हजार वोट लेके पीपल पार्टी जीत रही है यमनी इलेक्शन, उसका बीच में को ये कर ही नहीं कर रहे। नहीं, एक सर्वे के तहत पीपल्स पार्टी को 16% वोटर्स की हमायत हासिल है और दूसरे सर्वे के मुताबिक उसको 21% राय दहिंदगान की हमायत हासिल है। अब देखो कितना फर्क है, 5% का फर्क है दोनों सर्वे में। अब बंदा किसकी सुने, यही टेंशन है यही के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर्वे करवाओ, मैं दानिश्वर हूँ कि नहीं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। MQM के रहनुमा
रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि खुदा की कसम पंजाब की लोड शेडिंग समेत तमाम मसाइल का हल अल्ताफ हुसैन के पास है। शाबाश फारूक सत्तार साहब, आप कस्में क्यों उठा रहे हैं? हमें यकीन है कि आपके पास हल है, बल्कि आपके पास क्या सबके पास हल है, मगर हल कर कोई नहीं रहा। हाय 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 हाय। आप कस्में ना उठाएं और ना ही हुकूमत के मजे उठाएं, बल्कि इन मुश्किलात का वजन उठाएं, क्योंकि आप हुकूमत में हैं और इन मसलों का हल वही कर सकता है जो हुकूमत में हो। सही। वरना ये कहना कि मेरे पास मसले का हल है, ये तो नजूमियों ने भी बड़ा बड़ा बोर्डों पे लिखा होता है। मैं एक नजूमी का यही पढ़ के ना कि हर मसले का हल, मैं चला गया, मैंने कहा यार तुम्हारी परजाई जो है नजूमी वो बहुत मेरी बेइज्जती करती है, खुदा के लिए कुछ करो। कहता कोई बात नहीं, इसका हल भी मेरे पास है। तभी लिखना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है 3-4 काटे कूटे अभी उसने मारे थे। ऊपर से एक औरत आई है, उसने आके नजूमी को सीधा मारना ही शुरू कर दिया। अब मैं डर के दीवार के साथ लग गया, क्योंकि मैं तुम्हें पता है इस मसले में पड़ता ही नहीं, मैं तो घर में भी फौरन दीवार के साथ लग जाता। लो जी, काफी मार मूर खा के जब नजूमी बेचारे ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, तो फिर मैंने उस माई से पूछा, मैंने कहा भैन मेरी ये तुम हो कौन? तो उधर से नजूमी के गले से हल्की सी आवाज आई है, ये तुम्हारी परजाई है। गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने कहा है कि असाजा नौजवान नस्ल को बताएं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। बिल्कुल ठीक है, बताना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल अब पूछना शुरू हो गई है वाकई कि यार ये पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। अब वाकई नौजवान नस्ल को बताना चाहिए। खोसा साहब, ये असाजा कराम को चाहिए कि ये बताएं नई नस्ल को कि ये जो पाकिस्तान है ये खोसा साहब के लिए बनाया गया। मेरा मतलब है सियासतदानों के लिए बनाया गया था। सियासतदान ही इसके मालिक व मुख्तार हैं, उन्हीं के लिए पाकिस्तान की सारी सहूलियात हैं और वही इसका फल फ्रूट खाते हैं। और जो अवाम है उसके हिस्से में उस फल फ्रूट की छिलड़े आती हैं, जड़ियां न खान जोगियां न सुटन जोगियां। वो बेचारे छिलड़े सूंघ सूंघ के एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे होते हैं। चौसा खादड़ अनवर रटोर खादड़ असुंग के देख लो। वो अगला कह रहा होता है नहीं नहीं यार तू सुंग, मेरा तो ढिड भरे। मैं बड़ा सुंगिया यार, चल हुण तू सुंग ले। हाय हाय, लीची की भी छिल्लड़ है यार, बीच में खरमाने की भी है। अब आम बेचारी छिल्लड़ों की खुशबू से ही झूम रही है। हाय हाय हाय, तेरे छीले बदन की खुशबू से पब्लिक भी हुई दीवानी सी। हंसते नहीं, बीच में करते हैं। फिर मैं आगे कहूं, तेरी छिलड़ को छू कर आज हुई आवाम बेचारी दीवानी सी। फिर वही ये कहो। मोहब्बत में नाकामी या कामयाबी किसी को शायर नहीं बनाती, वो सिर्फ अंदर मौजूद शायर को तवानाई फराहम करती है। अमजद इस्लाम अमजद। शाबाश अमजद साहब, खुदा के वास्ते उस्ताद मोहतरम तवानाई का जिक्र छोड़ दे, अब तो जान छोड़ दे। आप भी शुरू हो गया तवानाई, शायरी में भी तवानाई डाल दी। ये तो मेरी छेड़ बनी हुई है तवानाई। आप अब उस्ताद हैं हमारे, अब खजा रहे हैं मुझे। तवानाई का तो स्यापा पहले पड़ा हुआ है। खुदा के वास्ते आपने शायरी भी तवानाई पे डाल दी है। मेरा ख्याल है आप शायरी को CNG पे कराना चाह रहे हैं। ये आपने क्या बयान दे दिया कि मोहब्बत में नाकामी या कामयाबी तवानाई देती है। खुदा के वास्ते इस तरह का बयान ना दे, हुकूमत से और तो कुछ हो नहीं रहा। वो ये ना हो कि आवाम को तवानाई देने के लिए इश्क शुरू कर दे। अहमद मुख्तार साहब तवानाई पूरी करने के लिए मत्थे पे 7-8 बाल पहन के हाथ में फूल पकड़ के जनाब आग फिर रहे हो। राजा परवेज अशरफ साहब PM उसके पीछे टाली के ऊपर अपना नाम खोद रहे हो। यरदारी साहब किसी फुटपाथ पे बैठे हुए पेंटर से इधर कोई नाम लिखा रहे हो। बाद में यरदारी साहब पेंटर को फैंटी लगा रहे हो। तुझे कहा था स्वीटी लिखो, तुमने स्वीटीजरलैंड लिख दिया। कमर ईमान कारा साहब तवानाई के लिए बुरका पहन के मीना बाजार में फिर रहे हो। उधर किसी दुकानदार का ध्यान पड़ जाए तो वो पूछ रहा हो, भैन जी अपना जड़ी अनकाब चो मुछा दाढ़ी नजर आउंदी
ये तुसा खामद नाल लड़ के रखी है या गुस्से च आप ही निकल आई है? कायरा साहब आगे से कह रहे हो बस भरा मेरे तवानाई के लिए। अमजद साहब की इस कदर खूबसूरत बात का बेड़ा गर्क करके रख दिया तुमने यार। आई एम सॉरी उस्ताद जी, सॉरी। एक खबर के मुताबिक बर्तानिया में टॉप 20 टैक्स चोरों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तीनों ने 1 खरब 10 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। जिंदाबाद, जबरदस्त। जिंदाबाद सर। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस तरह के जो इंग्लैंड में पाकिस्तानी बब्बर शेर हैं उनसे अगर कहे ना तो वो कहते हैं भाई जी अंग्रेजों को लूटना जायज है, इन्होंने हमें थोड़ा लूटा है। हाय हाय, ऊपर से टैक्स चोरी, ये तो हर पाकिस्तानी की शनाख्ती अलामत है। अमान से इधर तुम किसी बंदे से भी कहो ना भाई जी टैक्स चोरी कर रही है, क्या कर रहे हैं, तो वो आगे से कहता कादा टैक्स दइए, हुकूमत ने आप ही खा जाने। और बंदा पूछे तुम तो दो यार, खुदा के लिए तुम तो एहसास करो कुछ। टैक्स चोरी जो है ना ये तो गुनाह सवाब के जुमरे में ही नहीं आता ना, ये तो अपना हक समझते हैं कि हमने नहीं देना बस। बल्कि जो जितना ज्यादा टैक्टफुली टैक्स चोरी करता है वो उतना ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन समझा जाता है। ऐसे ऐसे साबिये किताबिये बंदे इधर फिर रहे हैं, हुकूमत को साल का 1 लाख 2 लाख टैक्स नहीं देना, डाकू भाई ने इधर पिस्तौल रखनी है तो 10 लाख दे देना, वो बल्कि साथ मोबाइल भी दे देना। ला भाई जी बाजी नु कर फोन करके दस दियो आज दिहाड़ी लग गई, हेलो फोन। नाके पे पुलिस को दे देना, अपने इलाके के बदमाश को भत्ते में दे देना, टैक्स नहीं देना। हाय हाय हाय, नहीं मैंने टैक्स नहीं देना, मैंने नहीं टैक्स देना। ऐसे डरती है जैसे बच्चा टीके से नहीं डरता, हालांकि टीका भी बच्चे को शफा ही देता है। ईद पर लोड शेडिंग के बायस दर्जियों से कपड़ों की वापसी मुश्किल हो गई, ग्राहकों की खींचातानी शुरू। लो दर्जी तो आजकल हार्ट सर्जन बने हुए हैं। अमान से दिल का डॉक्टर नहीं इतने नखरे करता है जितना दर्जी आजकल करता है नखरे। ईद के दिनों में तो वो सुनते ही नहीं किसी की। मैंने तो अपने दर्जी से आके के कह दिया, मैंने कहा भाई जी कपड़े सिलवाने को दिल का ऑपरेशन नहीं कराना, तो आगे से कहता दिल का ऑपरेशन क्या होता है, काम तो वो भी कैंची तरोपे का, हमारा भी कैंची तरोपे का है। मैंने कहा शाबाश जनाब, जो आप सूट सीते हैं उसकी शलवार में नाले की जगह स्टंट पड़ता है। मैं गुस्से में वापस अपने एहसान टेलर के पास चला गया। मैं एहसान साहब से जाकर भाई ये सूट सी दे, कहते कोई बात नहीं है जी, नो प्रॉब्लम, ईद से पहले मिल जाएगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी जनाब, कितने बजे आ जाऊं? कहते हैं बस बड़ी ईद से 1 दिन पहले आ जाना। मैंने कहा भाजी सूट थोड़ा छोटा सी देना, मगर छोटी ईद पे सी देना। उन्होंने छोटा ही सी दिया, अब तुम्हारा भतीजा पहनेगा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब आपने अपनी शायरी सुना दी है ना, आपने कल मुखबरियां नहीं सुनाई, आज आप मुखबरियां सुनाएंगे, वरना मैंने आइंदा आपको कभी नहीं कहना मुखबरियां सुनाएंगे। डिश 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 डिश। वैसे इसी साहब क्या वजह है आपने कल मुखबरियां नहीं सुनाई? पेट खराब था होना क्या थी नहीं तो सुनाता क्या मतलब थी नहीं? बस मुखबर लेट हो गया था, खाना लेके पहुंचा रात को शो के बाद। अच्छा मैंने डांटा बड़ा सख्त, मैंने कहा इस तरह ना किया करो, मैं आइंदा माल नहीं लूंगा तुमसे, टाइम पे माल पहुंचाया करो, आगे भी देना किया होता है। कहता सॉरी जी सॉरी, मैं जाहिर है मैंने माफी करना था और मैं क्या कर सकता। अच्छी बात है, माफ करने वाला वैसे बड़ा होता है। लो जी जब मुखबरी पेशे खिदमत कर रहा हूँ, आप सुन के एक दफा हिल जाएंगे, जरूर हिलेंगे। तुम तो खैर हिलते ही रहते हो, तुम्हारी तो कुर्सी हिलने वाली है, तुम भी जरूर हिल जाओगे। अच्छा, पार्लियामेंट की एक खातून मेंबर ईद के दिन है ना, समझा करो जरा मुतातों के सुनानी पड़ती है। जी जी। पार्लियामेंट की खातून मेंबर अहम मेंबर है। अच्छा अच्छा। उनको पार्लियामेंट के एक मर्द मेंबर ने ईद का तोहफा दिया। अच्छा। होता है, जाहिर है एक जगह पे रहते हैं, काम करते हैं, वहां पे उठते बैठते हैं, तो खवातीन का भी बड़ा अदब करते हैं मर्द हजरात सारे, मगर बीच में को होता है ऐसा भी बेचारा जो ज्यादा लिफ्ट ले जाता है, ज्यादा अदब कर लेते हैं, ज्यादा अदब कर जाता है। ये समझ रहा है इस तरह के अल्फाज मुझे बताया करो जिससे बच भी जाऊं और ये भी हो जाए बात। वो जो कुछ ज्यादा अदब करने वाला एक मेंबर था ना जी, उन्होंने ईद का तोहफा जो दिया एक खातून मेंबर को,
उस वक्त तो उन्होंने वसूल कर लिया। घर जाके कहीं उन्होंने देखा तो उसमें जो बुके था ना जी, वो फूलों वाला, उसमें जो काट लगा हुआ था उसमें कोई अपना वो इलू इलू टाइप को फिकरा लिखा हुआ था। अच्छा। उस टाइप का फिकरा लिखा हुआ था। क्या होता है इलू इलू? यार तुम्हें क्या होता है भाई, क्या तकलीफ क्या होती है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता क्या होता है? वो जनाब फिक्रा जब पड़ा खातून ने तो अब वो इंतजार करने लग गई अगले दिन का कि कब वो अगला दिन आए और वो भाई साहब मेरे सामने आए। अच्छा। लो जी, दूसरे दिन जब वो खातून उधर पहुंची, बंदा वो भी कुछ सियाना ही लगता था, उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली। उधर उन्होंने फिर अपने एक साथी के साथ ये गिला शिकवा किया कि देखो ये है वो फूल और ये है इसमें वो कार्ड जिस पे ये देखो इलू इलू लिखा हुआ है। आज आया नहीं, वो टूट पड़ा, नहीं तो मैंने जुत्ती उतार के उसका उल्लू बना देना था। नहीं तो अजीज साहब इतना चीप था कौन? लो, यानी अब उस वाला काम तुमने पकड़ लिया। मुखबरी का मतलब ये नहीं होता कि सारी खोल के खिदू पोलियां ली रही निकलती हैं। मुखबरी नहीं फोलते। अच्छा। बस इशारे कनायों से बात करते हैं जिससे ये पता चल जाए कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। इस्लाहो तफन्नो आराइशो खूबियो ज़िबाइश के लिए मैं ये करता हूँ। अजी जो अगली मुखबरी आपको पेशे खिदमत कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो अभी वज़ीरिस्तान में धरना देने के लिए जा रहे हैं, सही। उधर जाने के लिए उनकी पार्टी के एक अहम रुकन भी हैं, रोदेदार भी हैं, वो कुछ रिजर्वेशन रखते हैं। ठीक कहा मैंने? बिल्कुल सही। इसको आप अंग्रेजी में अगर मैं ना कहूं और बेइज्जती से ना खौफजदा हूं तो ये भी कह सकता हूं कि वो डर रहे हैं अच्छा। उधर जाने के लिए। और वो साहब क्वेटे जब गए थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी वो साहब डर रहे थे कि ना ही जाओ तो चंगी बात है। अच्छा। तो वो अब भी कह रहे हैं कि वज़ीरिस्तान जो है उधर मेरा ख्याल है नहीं जाना चाहिए, हालात खराब है, तो धरना ही देना है ना तो वो इधर दे दें, किसी भी जगह पे दे दें धरना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जहाँ इकट्ठे हुए हैं वहीं इधर ही साफ सुफ करके तो धरना दे देते हैं। लेकिन वो है कौन साहब? हम नाम नहीं बताएंगे, ये आपको बता दें। अच्छा। नाम बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, अलबत्ता धरना जो है वो यहीं दिया जाएगा। हम नाम बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। लो जी, जो अगली मुखबरी पेश कर रहा हूँ वो बड़ी अहम और सेंसिटिव भी है। पिछले दिनों जनाब वज़ीर आज़म साहब और जनाब सदर मोहतरम साहब की टेलीफोन के ऊपर एक टॉक जो थी जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो कहीं से टेप हो गई। और टेलीफोन टॉक कहीं से टेप हो गई। हाँ जी, कहीं से हो गई। कहीं से हो गई होगी। जब इस तरह के लेवल की हो मुखबरी तो उसमें ना प्लीज को ऐसी मैंने बात तो कुछ किया कहा, करो। कहीं से टेप हो गई। बंदा डर के ही किसी वक्त मग्गा मथे पे मार देता है। जरूरी नहीं होता कि दिलेरी से ही मारे, डर के भी मार देता। वो जो टेलीफोन टॉक टेप की गई है वो पचानी कहीं और थी जिसने टेप की थी, मगर वो पहुंच गई है नवाज शरीफ साहब के पास। अब इस वजह से सियासी हलकों में भी, अस्करी हलकों में भी, हुकूमती हलकों में भी खलबली मची हुई। यार ये वाकई इतनी बड़ी खबर तुम्हारे हाथ कैसे लग गई? तो फिर वही नायरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। यार खुदा के वास्ते यार ना बात को बढ़ाया करो जब सेंसिटिव गुफ्तगू हो रही हो तो। यार जुनैद, याहिरा हालात काफी खराब हैं, लोग बेचारे परेशान हैं, जितने भी अय्यी हैं वो बेचारे रोटी पानी की वजह से तंग पड़े हुए हैं। इस हवाले से मेरे एक दोस्त शायर हैं तारक जावेद साहब, गो वो मेरे पाए के शायर तो नहीं है। नहीं, तुम बड़े पाए के, वो छोटे पाए के। ये को खाने वाले पाए नहीं है, वो दूसरा पाए का कह रहा हूँ। अच्छा, मैं सीरी पाए समझा था। इज्जत करते हैं वो मेरी बहुत है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, वरना तो अल्लाह माफ करे मैं ना चीज क्या बेचारे। कुछ नहीं यार, तुम बात जारी रखा करो। यार वो कह रहे थे कि उस्ताद जी जरा ये मेरा ये ताया कलाम जो है ये भी अपने प्रोग्राम में पेश कर। अच्छा।
तो तारक जावेद साहब लिखते हैं, पहले तुम कम थे यार सुन लो यार, तुम्हारी मेहरबानी है। यार तुम जरा सोचो तो सही कि पहले तुम कम थे। नहीं, ये मुझसे अच्छे शायर हैं। बच्चे हो गए। हाँ, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा चले ये सुनाइए बड़ी बड़ा अच्छी पड़ास निकाल लिया उन्होंने। जी, आज। इरशाद अच्छा। इरशाद। वाह वाह, आज शुक्र है इसने भी इरशाद कहा। तुम्हारा अपना कलाम नहीं है ना। हाँ, अच्छा जनाब, अर्ज करते हैं तारक जावेद साहब, जी कौम तो मर गई फाकों से, हाँ, खुदकुश बम धमाकों से, आए। हाय, हाय, हाय। बत्ता चोरी डाकों से, गली गली में नाकों से, कौम तो मर गई फाकों से, कौन तो मर गई फाकों से। कौम तो मर गई फाकों से, बिजली गैस के चाकों से, वजीरों के मजाकों से, हुक्मरानों के काकों से, कौम तो मर गई फाकों से। ब्यूटीफुल। कहते हैं बाजारों में सेल नहीं, घर में आटा तेल नहीं, स्टेशन पे रेल नहीं, जमहूरियत खेल नहीं, काश हमारे हुक्मरान भी ये समझ जाएं। थक गए लोग बयानों से, बड़े सियासतदानों से, सही। सुनामी से, तूफानों से, लॉन्ग मार्च कारवानों से, गरीब की किस्मत फूट गई, खुशी मुसर्रत रूठ गई। हाय 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 हाय, गरीब की किस्मत फूट गई, खुशी मुसर्रत रूठ गई, आस उम्मीद भी टूट गई, मफामत हमको लूट गई। सही, मोहम्मद हमको बिल्कुल सही। मौला रहम करम फरमा, लोटों से अब जान छुड़ा, कौम की नैया पार लगा, जना का पाकिस्तान बना। आमीन। आमीन। ये जो आखिरी बंद तुमने पढ़ा है ना, इस तरह की शायरी की जरूरत है जिसमें आस और उम्मीद हो, अल्लाह ताला का कुछ शुक्र भी अदा किया जाए। ये हमने लोगों ने जो वतीरा पकड़ लिया ना, हर वक्त नाशुक्री के तराने पढ़ते रहते हैं, ये खत्म होना चाहिए अब। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह आइंदा जो शायरी कर रहा हूँ वो आपको चंद दिनों में पेश करूंगा, उसमें मैं उम्मीद और आस जरूर पेश करूंगा। और अल्लाह ताला का शुक्र, बिल्कुल, ये वो बहुत बहुत जरूरी है। ये जो जी। नाशुक्री का वतीरा है ना हमारा, तो अगर आप मुझे 5 मिनट देते तो मैं 4-5 शेर लिखूं। नहीं अजीज साहब, आज के लिए इतना ही काफी है। नहीं, इसने बात ना बहुत प्लीज, बड़ी। बात तो मेरी ठीक है लेकिन ये शायरी वाली नहीं। चलो ठीक है, फिर लिख लेंगे। याहरा हमारा कलम कौन सा टूट गया है, हमने कौन सा उस कलम से किसी को फांसी दे दी है जो बाद में तोड़ दी है। लो जी, ये जो बात तुमने की है ना, ये ईमान से मेरे भी दिल को लगी है। नाशुक्री वाली? मैं नहीं नहीं, शुक्र वाली, शुक्र अच्छा, वाली, ना शुक्री वाली नहीं, शुक्र करना चाहिए अल्लाह बिल्कुल, ताला बिल्कुल, का। बिल्कुल। ये शुक्र की और सब्र की कमी हो गई हुई है हम लोगों में, ऐसे ही। परेशानियां इसलिए बढ़ गई हुई हैं। देखो ना, कोई आदमी भी जो अल्लाह ताला ने उसे अनायात दी हुई है, जो अनायत किया हुआ अल्लाह पाक ने, उसमें शुक्र नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। मजीद जो है उसकी आस में बैठा हुआ है, और उससे ज्यादा जो किसी को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको देख देख के सड़ उड़ रहा है। तो अपने इर्द गिर्द देख लो, कितने लोग हमें आए रोज मिलते हैं, बात पे बात पे, मामूली सी मुश्किल पे, मामूली सी कोई मुसीबत पे फौरन ये कहना शुरू कर देते हैं कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये हो रहा है, फलां के साथ क्यों नहीं हो हाय, रहा। हाय। और जब वो कामयाब होता है, जब अल्लाह ताला उसको किसी नेमत से नवाजता है, फिर मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि कि मेरे आखिर साथ मैं ही क्यों। क्यों, वो बिल्कुल। तुम्हें सुरखाब के पर लगे हुए हैं, हाय, इस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये जो गमी में परेशानी में ये कहने वाले लोग हैं ना कि ये मेरे साथ ही क्यों, उनको क्या पता है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ। इससे ज्यादा खतरनाक इम्तिहानों में अल्लाह ताला ने डाला है कितने अपने लोगों को? पैगंबरों को। ओ बिल्कुल। ऐसे ऐसे मुश्किल इम्तिहान में डाला है। ओए बेशक, होए 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 बेशक। होए। यार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे जरा गौर करो ना, पत्थर खाए हैं अपने जिस्म पे, कायनात के मालिक ने जिसके लिए दुनिया बनी है, वो फिर भी शुक्र कर रहे हैं, वो फिर अल्लाह ताला से प्यार कर रहे हैं, वो फिर अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि मेरी कौम बड़ी प्यारी है, इसे बख्श दे या अल्लाह, इसे बख्श दे। वो सब की खैर मांग रहे हैं, फिर सारी कौम की, सारी उम्मत की खैर मांग रहे हैं। और अगर हमने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना है, उसका एक ही तरीका है, ये रवैया अपनाना पड़ेगा हमें कि हम अपने नीचे वालों की तरफ देखने की आदत डालें, अपनी आंखें नीची रखें। ये जो ऊपर देखने की आदत है, ये हमें नाशुक्रेपन में मुब्तला कर देती है। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से एक हिकायत मंसूब है ना कि वो सफर में जा रहे थे और उनके पाँव में जूता नहीं था, बार बार जब उनको उनके पैरों में पत्थर चुभता था तो अल्लाह ताला से गिला करते थे कि तूने मुझे एक जूता भी अता नहीं किया। तो कुछ देर आगे जाके उनको एक शख्स नजर आया जो बैसाखियों पर था, उसके पाँव नहीं थे, तो फिर उन्होंने अपनी नाशुक्री पे शर्मसार हुए और अल्लाह ताला से तौबा मांगी कि मुझे तो तूने सिर्फ जूता नहीं अता किया, इसको तो इसके तो पाँव भी नहीं है। हाय हाय हाय, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। और ये नाशुक्री से जो अगला स्टेप है ना, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफी दे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह,
وہ اللہ تعالیٰ سے گلا شکوا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گلا شروع کر دیتے ہیں, شکوا شروع کر دیتے ہیں, خدا کے لیے. اور گلے سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ کفر ہے. ہاں پھر ان کے ذہن میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط ہے, اس نے اس کو عنایت کر دیا اور مجھے عنایت ہی نہیں کیا, جبکہ میرے میں تو بہت خوبیاں ہیں. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں اس کے نزدیک کون کیا ہے, کس کا رتبہ زیادہ ہے اور کس کا کم ہے, اور وہ کس کو دے کے آزما رہا ہے اور کس کو نہ دے کے آزما رہا ہے. بالکل عزیز صاحب, اور ہر حال میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. معاملات کو دیکھنے کا ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے نا آپ کا. وہ انٹر کے نصاب میں بھی ایک مضمون ہے 3 days to see, ہیلن کیلر جو نابینا بھی تھی, گونگی بھی تھی, بہری بھی تھی, اور اس کو اس 21ویں صدی کی مقبول ترین, دلچسپ ترین خاتون کے خطاب سے نوازا گیا تھا. تو اس سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ اتنی قیمتی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس سے محروم ہیں؟ اس نے کہا تھا قطعاً نہیں, میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے. اگر یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوتی تو آج میں ایک عام ہاؤس وائف ہوتی, اور آج ان نعمتوں سے محرومی کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں میرا شہرہ ہے. یہ بات ہے اصل میں, آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. وہی چیز جو آپ کو اگر آپ نیگیٹو سوچے تو بری لگے گی, وہی چیز اگر آپ پوزیٹیو ہو کے سوچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت لگنی شروع ہو جائے گی. بالکل عزیز صاحب, وہی والی بات ہے نا کہ گلاس کو آدھا خالی مت دیکھیں, اس کا آدھا بھرا ہوا ہونا دیکھیں. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں آپ کی محبوب شخصیت, ہمارے علاقے کے SHO. چل تھوڑی دیر بات کر لی نا. او بیٹے چینل تے آ گیا, تینوں چینل والیاں تے نہیں پتا لے, تو صرف SHO تو SP بھگتے ہے, تو صحافی نہیں کبھی بھگتے ہے. بند کر دے فون, کرنا ہونے تینوں کردا. جی سوری جی. کیا حال ہے جی الحمدللہ جی, بہترین. اچھا, پہلا سوال تو میرا آج یہی بنتا ہے کہ عید کی آمد ہے, عید کے موقع پر آپ لوگوں کو بیجا تنگ کرتے ہیں, بہت سی شکایات ہیں. نہیں کوئی تنگ نہیں کرتی جی, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی تنگ کرتا ہے. عیدی کے نام پہ عیدی دیکھیں یہ واقعی بہت ڈسکس ہوتا ہے, اور میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کیونکہ میں شرمندہ ہوتے ہیں. جی کیوں نہیں, وائی ناٹ. میں ایک ایماندار آدمی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ اہلکار ایسے ہوتے ہیں جو عیدی کے نام کے اوپر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, مگر یہ صرف ہمارے محکمے میں نہیں ہوتا جی عیدی لینے کا شوق, یہ سارے محکموں میں ہوتا ہے. آپ جب بال کٹانے جاتے ہیں ان سے پہلے تو وہ نائی بھی عیدی مانگ لیتا ہے, اور جب آپ کے گھر ڈاکیا ڈاک لے کے آتا ہے عید کے دنوں میں تو وہ بھی عیدی مانگ لیتا ہے, اور جب آپ درزی سے پیسے دے کے کپڑے سلوانے جاتے ہیں وہ علیحدہ عیدی پھر بھی مانگ لیتا ہے. ایون جو پیپے والا سارا مہینہ نظر ہی نہیں آتا, پیپے والا وہ عید کے 2-3 دن پہلے کہیں سے کو بالکل پھسا ہوا پیپا اٹھا کے آ جاتا ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں نے وجا کے چھپا دیا, حالانکہ اس نے کبھی نہیں بجایا ہوتا. وہیں کوئی 2-3 نارے پتہ نہیں کوئی سڑک تے مار کے تو موٹر سائیکل لگائی ہوتی ہے. اس دن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی مینوں پچھانے نہیں جے, سارا مہینہ میں تن جگاندہ رہی ہوں پچھانے نہیں جے. ہن بندہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جی واقعی نہیں پچھانے ہیں کون تسی, مگر وہ کہہ رہا ہوتا ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہ جناب میں سارا مہینہ تنوں جگاندہ رہی ہوں, حالانکہ وہ پتہ کرو تو پتہ لگتا ہے نہیں سارا مہینہ خود بھنگ پی کے کدھر ستا رہی ہے, مگر وہ آ جاتا ہے عیدی منگتا ہے. ان لوگوں کو تو ہم اپنی خوشی سے عیدی دیتے ہیں نا, آپ لوگ تو رشوت لیتے ہو. خوشی نال دیا کرو نا, کیوں رو کے دیندے ہو یار, کیوں مرتے جاندے ہو, دیو یہ بھی محکمہ تہاڈی خدمت ہی کر رہے ہیں نا. میں نہیں کہتا مینوں عیدی دیو, میرا اللہ دے فضل نال تنہا بہترین ہے, مگر یہ جو چھوٹے اہلکار ہوتے ہیں ان کو تو عیدی دینی چاہیے, کوئی بات نہیں. صحیح, وہ کٹھی کٹھی کر کے کوئی ایسا چنو دے دین, انہاں دی مرضی ہے, مگر انہاں نوں تو بند ہے تہاڈا کہ تانوں اگر اللہ نے دیتا ہے تو انہاں نوں دیو, اور مینوں پتہ ہے کہ اللہ نے تانوں دیتا ہے. یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تواڈے ہاسے دس رہے نے کہ اللہ نے تانوں دیتا ہے. اس دور جڑا ہسن دے وہ کروڑ پتی آدمی جے, ورنہ لاکھ پتی تو ہو نہیں رہے نے, صرف کروڑ پتی تو ہاسا شروع ہو رہا ہے, اور اگوں ارب پتی والے جڑے نے وہ تو کہہ کے کوکے بھی مار رہے نے. بھائی میں کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں میں, لیکن خوش رہتا ہوں. وہ اچھی گل ہے, خوش رہتے ہیں, مگر خوش رکھے بھی نا. روز شو کے آخر پہ تو کہتے ہیں کہ خوش رہے اور خوش رکھے. آپ بھی خوش ہونے رہے, خوش رکھو بھی نا سانوں. ہمارے ساتھ تو شکوے شکایات شروع کر دیا آپ نے آتے ہی کہ عیدی کیوں مانگتے ہیں, ہم نہیں مانگتے تھی. اس دفعہ تو ویسے بھی DIG صاحب نے سختی سے کہا کہ خبردار کوئی اہلکار اگر مجھے
ईदी मांगता हुआ नजर आ गया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, फौरन मुअत्तल करूंगा। बस उनकी बात पे अमल करें ना। नहीं, अब इसमें भी दो चीजें हैं ना, देखें हम बिल्कुल, हम हमारे साहब हैं वो डीएजी साहब, हम बिल्कुल उनकी हर बात पे अमल करते हैं, हुक्म मानते हैं, मगर इसमें दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कोई भी ईदी मांगता हुआ, यानी मांगनी नहीं, खुद को दे जाए मांग नहीं। दूसरा पॉइंट यह है कि ईदी मांगता हुआ मुझे नजर आ गया। दूसरी गल है कि अगर मांगन भी रहे हो तो उन्हें नजर ना हो। ये दो चीजें गौर करना है। तुसी देखो, असी कानून की बारीकियों में हम जाते हैं, हम कानून को ऊपर से नहीं देखते, हम कानून की बारीकियों में जाते हैं भाई। हमारा महकमा ही जैसा है ना, कानून जो है वो तो लम्बे हाथ कानून दे तो नहीं हो रहा है, तो असी बिल्कुल लम्बे हाथ करके अंदरों फोल के कानून कट के ले आने हैं कि है कि कानून। और कानून ये है कि डीआईजी साहब को नजर नहीं आना कोई भी अहलकार ईदी मांगते हुए, वो इंशाल्लाह कदर ही नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग सिर्फ पुलिस को तनकीद का निशाना ना बनाया करें, कीड़े ही ना निकाला करें पुलिस में से, अप्रिशिएट भी किया करें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जुनैद साहब, आप माशाल्लाह बड़ी उम्मीद अफजा बातें भी करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुलिस में से सिर्फ कीड़े ना निकाला करें। यार हम पुलिस को हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं, जब भी आपको अच्छा काम करते हैं हम अप्रिशिएट करते हैं। हम हमेशा ये भी आपको अप्रिसिएशन देते हैं कि ईद के रोज जब हम सब लोग अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे होते हैं, आप लोग अपनी ईद की छुट्टियां खत्म करके, ये बहुत बड़ा इशारा है, कुर्बानी है कि आप लोग अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए और बहुत ज्यादा इज्जत दे। मैं आपका मुंह चूम लूं मगर मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में हूं। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं यही कहना चाहता हूं कि ईद के दिनों में आप देखें, आप लोग सारे नमाज पढ़ रहे होते हैं ईदगाह में, आप ग्राउंड में जाके सैकड़ों लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, और पुलिस वाले बेचारे, उनका भी जी चाहता है नमाज पढ़ने को, मगर वो गने पकड़ के उस दिन भी इसी वर्दी में मलबूस गने उठा के आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। यार उनका भी दिल करता है नमाज पढ़ने को, उन्होंने भी जाके अल्लाह को साफ देना है। यार उन्होंने तो साफ भी बड़ा खराब हुआ है, उन्होंने तो सबसे ज्यादा नमाज पढ़नी चाहिए, मगर वो बेचारे पहले आपकी हिफाजत करते हैं, बाद में जाके पुलिस लाइन में खुद नमाज पढ़ते हैं, 2 घंटे लेट नमाज पढ़ते आपकी हिफाजत के लिए। इसको आपको चाहिए कि अप्रिशिएट करें। फिर सारा दिन बेचारे ईद नहीं मनाते, अपने बच्चों के पास नहीं बैठते, इधर अपना बाजारों में, मार्केटों में और मुख्तलिफ ईदगाहों पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, आप लोगों की हिफाजत कर रहे होते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको कितना अरसा हुआ अपने घर वालों के साथ ईद मनाए हुए? हम लोग तो आप लोगों की खिदमत कर करके थके हुए हैं। ईमान से आप यकीन करेंगे, आप जुनैद साहब यकीन करेंगे, ये पिछली ईद पे आपकी भाभी कहने लगी कि मेरी बात सुने, 6-7 साल हो गए आपने घर बच्चों के साथ ईद मनाई, खुदा के लिए इस दफा तो आप कुछ ख्याल करें। मैं ये पिछली ईद पे मैंने सोचा यार बाकी 6-7 साल हो गए बच्चों के साथ ईद मनाई, मैं जनाब छुट्टी लेके चला गया। अच्छा। अब यकीन करें, मैं छुट्टी लेके गया, बड़ी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली, छुट्टी देते नहीं, ईद वाले दिन नहीं छुट्टी देते। अच्छा। खास तौर पे एसएचओ को नहीं छुट्टी मिलती जनाब, एसएचओ को छुट्टी मिलना और अमेरिका का वीजा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। खैर बहरहाल किस्मत ने यावरी की, छुट्टी मिल गई, मैं जनाब चला गया घर। लो यकीन करो, बड़ा खुश, मैं भी बड़ा खुश, बच्चे भी बड़ा खुश, मैं बड़ा अपने ध्यान बैठा हुआ था, मुझे क्या पता था मेरे साथ होनी क्या है। लो जी मैं बड़ा बोस्की का सूट पहन के घर में ईद मना रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब ईद पढ़ के घर घुसे ही है, थोड़ी देर बाद ही सेवियां खा के बच्चे शुरू हो गए। कोई बच्चा आ रहा है जी 100 रुपया दो, कोई आ रहा है 200 दो, मोहल्ले वाले बच्चे शुरू हो गए, चाचा जी 100 रुपया दे ईदी दे जनाब, कोई 200 ईदी मांग रहा है, कोई 300 ईदी मांग रहा है। मैंने जब 6-7 हजार रुपया फंड दिया तो एकदम मुझे ख्याल आया, मैं पुलिस वालों मुझसे ले रहे हैं, मैं पुलिस वालों को दे रहा हूँ मैं इनको, पुलिस वाले से ये पैसे ले जा रहे हैं। 7,500 रुपया एक पुलिस वाले से आम सिविलियन, ये सादे कपड़ों वाले लोग ले रहे हैं। ये देखो ना जरा पुलिस वाले के लिए क्या बेइज्जती का मुकाम है। वकील रख के मैं अपने मोहल्ले की नुक्कड़ पे नाका लगा खड़ा हो गया। वो जितने बच्चों ने मुझसे 100-200 लिया हुआ था मैंने वापस वसूल किया, बल्कि जिसने 100 लिया हुआ था उससे मैंने 200 वसूल किया। 7.5 की जगह आप यकीन करें 15,000 इकट्ठा मैंने जब तक नहीं किया मैंने छोड़ा। बड़ा चीखे बच्चे, जिससे मैं 100 मांगो 100 वापस करके 50 देते ने। मैं कहा बेटे पुलिस ते 50 रुपये तेरी जेब च नहीं दे रहे ने, कोई दिन 50 आन के बाहर निकलेंगे। लो जनाब 15,000 इकट्ठा करके मैं फौरन वर्दी पाई और दौड़ गया थाने। मैं कहा इतने नहीं बैठा भाई, इतने बैठा, इतने पुलिस की बड़ी बेइज्जती है, पैसे लैन दे ने पुलिस को। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।